Assalamu alaikum viewers, this is Ikhtasam Al Haq and you are watching my channel Hub of Competitive Exams. So welcome back to our channel. आज हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो है एसे राइटिंग। तो उम्मीद करता हूँ कि आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पायरेंट हैं और किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक सीएसएस, पीएमएस या जुडिशरी में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो, इसमें इंग्लिश एसे का एक अहम किरदार होता है। तो आज मैं आप लोगों को एसे के बारे में आसान अल्फाज में बताऊँगा। जैसा कि हमारे यूट्यूबर्स का अलमिया ये है कि वो हमें डायरेक्ट चीज़ नहीं बताते। फॉर एग्ज़ाम्पल 40 घोड़े हैं, इसमें 39 सुर्ख रंग के हैं और एक काले रंग का है। तो हमारे यूट्यूबर्स हमें बताते हैं कि भाई आपने उस सुर्ख घोड़े पर नहीं बैठना, इस तरह इस दूसरे सुर्ख घोड़े पर भी नहीं बैठना और इस तरह इस 10वें सुर्ख घोड़े पर भी नहीं बैठना और इस तरह एक एक करके बताता है कि भाई आपने इस 39वें सुर्ख घोड़े पर भी नहीं बैठना और आखिर में हमें बताते हैं कि भाई आपको इस 40वें काले घोड़े पर बैठना है। तो डियर व्यूअर्स, मैं आज आपको डायरेक्ट ये बताऊंगा कि आपने इस काले घोड़े पर बैठना है। तो ये काला घोड़ा जो है वो इंग्लिश एसे के बुनियादी रूल्स है। जो बंदा मास्टर करता है तो वो इतना नालायक नहीं होता कि उसको इंग्लिश एसे नहीं आता या ग्रामर नहीं आता, बल्कि उसको इंग्लिश एसे के बुनियादी रूल्स का इल्म नहीं होता कि एफपीएससी उससे डिमांड किया करती है। तो इस तरीके कार को सीखने के लिए बच्चे मुख्तलिफ एकेडमी को ज्वाइन करते हैं, मुख्तलिफ ट्यूटर्स के पास जाते हैं। आप जाइए, मैं आपको मना नहीं करता कि आप ना जाए, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो ये इस्तिताअत नहीं रखते और कुछ करना चाहते हैं। तो ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो के साथ लिंक रहे और अपने हाथ में पेन और पेजेस को लेकर नोट भी करते जाए। और आपसे ये एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और इस तरह और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाऊंगा रिगार्डिंग ऐसे करंट अफेयर्स एंड पॉलिटिकल साइंस एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स जो है वो इसी वीडियोस के साथ जुड़े रहे आखिर तक। तो आते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली वीडियो को। तो इंग्लिश एसे जो है ये क्या चीज़ है? व्हाट इज़ एन इंग्लिश एसे? इंग्लिश एसे जो है इट इज़ एन एक्सटेंडेड पीस ऑफ राइटिंग दैट प्रेजेंट्स एंड सपोर्ट अ थीसिस और प्रपोजिशंस। ये एक एक्सटेंडेड पीस ऑफ राइटिंग है, यानी ये एक किसी चीज़ पर, किसी टॉपिक पर ये एक पीस ऑफ राइटिंग है, इसको हम ऐसे कहते हैं। तो द वर्ड ऐसे जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एक्सेजियम। ये ऐसे का जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, एक्सेजियम से। इसका मीनिंग है प्रेजेंटेशन ऑफ अ केस, यानी किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, इसको हम ऐसे कहते हैं। सो ऐसे इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन ऑफ अ टॉपिक। ये एक इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन है किसी टॉपिक का, टू फाइंड डिफरेंट आर्गूमेंट्स टू डेवलप द राइटर्स पर्सपेक्टिव, ओपिनियन और स्टांस। तो किसी टॉपिक के बारे में डिफरेंट आर्गूमेंट्स डेवलप करना ताकि जो राइटर है वो अपना स्टांस उस टॉपिक पर बताए कि मेरा इस टॉपिक पर ये स्टांस है, तो उसको हम ऐसे कहते हैं। तो अभी आते हैं काइंड्स ऑफ ऐसे की तरफ, यानी ऐसे के कितने काइंड्स है। ऐसे जो है इसके 4 काइंड्स है। नंबर फर्स्ट जो है वो है एक्सपोजिटरी ऐसे। तो एक्सपोजिटरी ऐसे जो है उसको हम आसान अल्फाज में इस तरह जानेंगे कि इसमें अगर 3 चीज़ें पाया जाए तो उसको हम एक्सपोजिटरी ऐसे कहेंगे। नंबर फर्स्ट, अगर किसी ऐसे में काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाए तो उसको हम एक्सपोजिटरी ऐसे मानेंगे। काज इफेक्ट रिलेशंस का एग्जाम्पल ये है दैट ग्लोबल वार्मिंग काजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, यानी ग्लोबल वार्मिंग जो है इसकी काजेस क्या है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। तो अगर किसी ऐसे में हमें काज इफेक्ट मॉडल मिले तो उसको हम एक्सपोजिटरी ऐसे मानेंगे। इस तरह अगर किसी ऐसे में हमें कंपैरिजन का मॉडल मिले, यानी अगर किसी ऐसे में कंपैरिजन का मॉडल पाया जाए उसको भी हम एक्सपोजिटरी ऐसे मानेंगे। लाइक ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस। तो ग्लोबलाइजेशन जो है उसने मोर प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं देन सॉल्यूशंस, इसमें कंपैरिजन का मॉडल पाया जाता है। तो आपने आखिर में इसमें यह प्रूव करना है दैट ग्लोबलाइजेशन हैज़ रियली क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस। तो इस तरह अगर किसी ऐसे में कंपैरिजन का मॉडल पाया जाए तो उसको भी हम
एक्सपोजिटरी ऐसे मानेंगे। इस तरह अगर किसी ऐसे में कंट्रास्ट का एलिमेंट पाया जाए, ये कंपैरिजन से थोड़ा डिफरेंस है कंट्रास्ट। तो इस तरह एग्जांपल ये है एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ ब्लेसिंग और अ कर्स। तो आपने ये प्रूव करना है कि एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जो है वो ब्लेसिंग है या कर्स है, तो उसको हम कंट्रास्ट कहते हैं। तो अगर किसी ऐसे में कंट्रास्ट का एलिमेंट पाया जाए तो उसको भी हम एक्सपोजिटरी ऐसे मानेंगे। तो अगर किसी ऐसे में काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाए या कंपैरिजन का मॉडल पाया जाए या कंट्रास्ट का मॉडल पाया जाए तो उस ऐसे को हम एक्सपोजिटरी ऐसे मानेंगे। इसके बाद दूसरा जो है वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे जो है it is an issue based topic having neither cause and effect model nor comparison and contrast। तो ये ऐसे जो है ये जस्ट इशू बेस्ड टॉपिक होता है, इसमें ना तो काज एंड इफेक्ट मॉडल पाया जाता है और ना ही कंपैरिजन और कंट्रास्ट का मॉडल पाया जाता है, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। एग्जांपल इसका है स्टेट एंटी टेररिज्म पॉलिसीज डैमेज ह्यूमन राइट्स। तो ये एक इशू है, इसको आपने डिस्क्राइब करना है कि रियली जो स्टेट का एंटी टेररिज्म पॉलिसीज़ है उसने डैमेज किए हैं ह्यूमन राइट्स को। तो इस तरह आपने सिर्फ इसको प्रूव करना है और इसको डिस्क्राइब करना है, तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहते हैं। इसके बाद तीसरा जो टाइप है ऐसे का वो है आर्गुमेंटेटिव ऐसे। तो आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है इट इज़ लिटरेरी टाइप ऐसे। ये एक लिटरेरी टाइप ऐसे होता है। योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू इसमें बयान करना है। तो आपने थीसिस बनाने हैं और इसके बाद एंटेसिस बनाने हैं, और आपने थीसिस को भी प्रूव करना है अपने आर्गुमेंट्स के साथ और एंटेसिस को भी प्रूव करना है विद योर ओन आर्गुमेंट्स एंड ओपिनियंस। और आखिर में आपने प्रूव करना है कि विच वन इज प्रूव, मीन योर थीसिस इज ट्रू एंड और योर एंटेसिस इज ट्रू। तो इस ऐसे को हम क्या कहेंगे, आर्गुमेंटेटिव ऐसे, यानी जिसमें हम आर्गुमेंट्स देंगे और अपने आर्गुमेंट्स की बुनियाद पर हम उसको प्रूव करेंगे कि आपका जो थीसिस है वो ट्रू है या आपका जो एंटेसिस है वो ट्रू है, तो उसको हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। लास्ट इसके एग्जाम्पल जो है वो है प्रोटेस्ट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तो प्रोटेस्ट जो है वो डेमोक्रेसी का ब्यूटी है। तो इस तरह नाउ यू शुड टू प्रेजेंट योर आर्गुमेंट फर्स्ट इन थीसिस दैट प्रोटेस्ट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। आपने अपने आर्गुमेंट्स जो है उसको प्रूव करना है कि प्रोटेस्ट इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपने प्रूव करना है। एंड देन आपने एंटेसिस में ये प्रूव करना है दैट प्रोटेस्ट इज नॉट द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। और कंक्लूजन में आपने ये प्रूव करना है कि आपका थीसिस सही है या एंटेसिस सही है। तो इस तरह ये आर्गुमेंटेटिव ऐसे जो है इसमें आपने अपने आर्गुमेंट्स के साथ प्रूव करना है कि कौन सा आपका आर्गुमेंट्स जो है लाइक थीसिस सही है या एंटेसिस सही है। तो इसको हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। लास्ट ऐसे का जो काइंड है वो है नैरेटिव ऐसे। तो नैरेटिव ऐसे जो है इट इज़ लाइक टेलिंग द स्टोरी, ये एक स्टोरी की तरह आपने बयान करना पड़ता है। इसको नेवर अपीयर इन एनी टाइप ऑफ कम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक CSS एंड PMS। तो ये कम्पिटेटिव एग्जाम्स में अपीयर नहीं होते क्योंकि ये लाइक टेलिंग अ स्टोरी होता है। एग्ज़ाम में ये जो ऊपर टाइप्स बताए हैं वो अपीयर होते हैं। तो इसका एग्जांपल जो है अ ट्रिप दैट इंक्लूडिंग समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग। तो आपने ये स्टोरी की तरफ सिर्फ ये बयान करना है, बाकी इसमें कोई आर्गुमेंट्स वगैरह नहीं देने हैं, ना ही कोई कंपैरिजन और कंट्रास्ट का मॉडल है। तो इस तरह इस ऐसे को हम क्या कहेंगे, नैरेटिव ऐसे। इसके बाद है बैरियर्स नीडेड टू बी रिमूव, यानी वो कौन से बैरियर है जिसको हमने रिमूव करना चाहिए एक अच्छे ऐसे लिखने के लिए। तो फर्स्ट जो बैरियर है वो है यू शुड बी गुड इन इंग्लिश ग्रामर। आप एक इंग्लिश ग्रामर में गुड होना चाहिए, यानी इंग्लिश ग्रामर जो है इस पर आपका होल्ड होना चाहिए। तो इसके लिए डिफरेंट बुक्स है लाइक हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रन एंड मार्टन, और इस तरह इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशंस बाय करीमदाद चुगताई, और इस तरह और भी किताबें हैं एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश एक्सेट्रा। तो आपने इसको कंसल्ट करना है और इससे आपने अपने इंग्लिश का जो ग्रामर है उसको इम्प्रूव करना है। दूसरा जो है
बैरियर यू शुड टू बी एबल टू एक्सप्लेन योर आइडिया इनटू राइटिंग। आप इसके काबिल हो जाए कि आपका जो दिमाग में आइडिया है उसको राइटिंग में तब्दील कर सके, तो इस तरह आप अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। और थर्ड जो बैरियर है, यू शुड बी एबल टू राइट इन इंग्लिश पैराग्राफ। आप में ये कैपेबिलिटी होना चाहिए कि आप एक इंग्लिश पैराग्राफ लिख सके। तो अभी आते हैं इंग्लिश पैराग्राफ को लिखने की जो तरीका है उसको समझाने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश पैराग्राफ जो है ये मैं अभी आपको बड़ी पैराग्राफ के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे में जो बड़ी पैराग्राफ है तो हम बाद में तफसील से पढ़ेंगे कि ये बड़ी पैराग्राफ किस जगह होती है और किस तरह लिखेंगे। तो पैराग्राफ राइटिंग इज़ अ की टू ओपन द लॉक ऑफ इंग्लिश एसे, यानी इंग्लिश एसे का लॉक जो है वो उसको खोलने के लिए पैराग्राफ राइटिंग जो है ये एक चाबी है। यानी अगर आपने पैराग्राफ राइटिंग सीखना आप पैराग्राफ राइटिंग को सीख गए तो आप ऐसे राइटिंग को भी सीख सकते हैं और अच्छी तरह ऐसे लिख सकते हैं। तो अ स्टैंडर्ड पैराग्राफ हैज़ फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन इंग्लिश। तो इंग्लिश में जो पैराग्राफ राइटिंग है इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर ये है। नंबर फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस होता है, किसी भी पैराग्राफ का एक टॉपिक सेंटेंस होता है। इसके बाद आपने उस टॉपिक सेंटेंस को एक्सटेंड करना होता है जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और इसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है जिसको हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। और इसके बाद एग्जाम्पलिफिकेशंस होते हैं और लास्ट में आप अपने पैराग्राफ को कंक्लूड करते हैं। तो ये एक पैराग्राफ राइटिंग का एक फॉर्मल तरीका है। अभी इसको प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे कि पैराग्राफ जो है उसको प्रैक्टिकल आप किस तरह इस रूल्स की बुनियाद पर लिखेंगे। तो ये 5 रूल जो है इस पर हम एक पैराग्राफ अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ। चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज इन पाकिस्तान। तो सबसे पहले इसमें आता है टॉपिक सेंटेंस। तो टॉपिक सेंटेंस जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान इज़ फेसिंग वेरी सीरियस चैलेंजेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान जो है वो सीरियसली फेस करता है क्लाइमेट चेंज को। ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया। इसके बाद आपने इसको एक्सटेंड करना है। तो इस तरह एक्सटेंड करेंगे, दिस चैलेंजेस आर इम्पेडिंग सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ पाकिस्तान व्हाइल पाकिस्तान इज फेसिंग मेनी इश्यूज लाइक अदर इश्यूज बट क्लाइमेट चेंज इज़ द सेवरेस्ट ऑफ देम। तो पाकिस्तान जो है वो अदर इश्यूज़ को भी फेस करता है लेकिन क्लाइमेट चेंज जो है वो इन इश्यूज़ में से एक इशू है। तो इस तरह ये हमने एक्सटेंड किया इस टॉपिक सेंटेंस को। इसके बाद हमें इसकी एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे। तो एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरह देंगे, इन एडिशन टू इंक्रीज हीट डेंजर, in addition to increased heat, drafts and extreme weather in different parts of country, the melting of glaciers in Himalayas has impacted and still impacting some of the rivers in Pakistan. Famine, floods, high temperature and extraordinary series of monsoon are the impact of climate change. तो हमने इसकी explanations दी कि ये आपने जो टॉपिक सेंटेंस दिया उसको हमने एक्सप्लेन किया इस लाइंस में। तो अभी इसको हम एग्जांपल्स इसमें कोट करेंगे। तो एग्जाम्पलिफिकेशंस का जो अभी इसमें बारी आती है, इसमें हम ये इंक्लूड कर सकते हैं, एट द एंड ऑफ अगस्त एंड स्टिल मिड सितंबर 2022 floods in South Punjab in various areas of KP and also in Sindh province is immediate इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये जो फ्लड्स आए हुए हैं ये क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट है। तो इस तरह हमने इसकी एग्जाम्पलिफिकेशंस दे दी। तो after another effect of climate change is severe heat wave which was recorded 51 centigrade in recent years। तो इसकी explanations यानी exemplifications हमने इस तरह दी। तो लास्ट में हम अपने पैराग्राफ को conclude करेंगे। Therefore government and concerned state institutions must take affirmative steps to knock out ongoing challenges of climate change so that country may move on। तो इस तरह हमने उसको कंक्लूड किया। तो एक पैराग्राफ जो है उसमें ये
5 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट जो है टॉपिक सेंटेंस, इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द टॉपिक सेंटेंस, आप अपने टॉपिक सेंटेंस को एक्सटेंड करेंगे और इसके बाद आप एग्जांपल्स देंगे और इसके बाद आप एक्सप्लेनेशंस इसको एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद एग्जाम्पलिफिकेशंस देंगे और लास्ट में आप उसको कंक्लूड करेंगे। तो ये एक स्टैंडर्ड पैराग्राफ जो है उसका रूल ये है और इसका तरीक़ेकार ये है। नोट द अबव पैराग्राफ इज़ अ बड़ी पैराग्राफ एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ का जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, ये बड़ी पैराग्राफ का तरीका है और ये डिफरेंट है फ्रॉम कंक्लूजन पैराग्राफ एंड इंट्रोडक्शन पैराग्राफ। तो हम इंट्रोडक्शन पैराग्राफ पर भी आएंगे और आप लोगों को सिखाएंगे कि इंट्रोडक्शन पैराग्राफ किस तरह लिखा जाता है और प्रैक्टिकल मैंने आप लोगों को एक ऐसे भी लिखी है लास्ट में, तो आप लोग उसको भी देखेंगे और इसको समझने की कोशिश भी करें। तो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पैराग्राफ शैल बी डिस्कस्ड इन लेटर ऑन। तो हम लेटर ऑन इसको डिस्कस करेंगे। अभी आते हैं एलिमेंट्स ऑफ ऐसे। तो ऐसे जो है वो इस एलिमेंट से बनाया होता है। नंबर फर्स्ट इसमें आउटलाइन आता है। किसी भी ऐसे को स्टार्ट करने से पहले आप पहले इसमें आउटलाइन लिखेंगे। इसके बाद इंट्रोडक्शन आता है और इंट्रोडक्शन के अंदर हम तीसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। इसके बाद बड़ी पैराग्राफ्स लिखेंगे, डिफरेंट बड़ी पैराग्राफ्स, और लास्ट में हम अपने ऐसे को कंक्लूड करेंगे। तो अभी हम इसको अलग-अलग पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट हम पढ़ेंगे आउटलाइन। तो आउटलाइन क्या है? आउटलाइन आर ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर ऑफ योर आइडियाज़, यानी आपकी जो आइडियाज़ है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हैं। आउटलाइन शोज हाउ यू आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक। आउटलाइन हैव सेम फंक्शंस लाइक टेबल ऑफ कंटेंट ऑफ अ बुक। तो आउटलाइन जो है वो टेबल ऑफ कंटेंट की तरह होते हैं। तो ऐसे स्टार्ट करने से पहले आप आउटलाइन लिखेंगे। तो जो अच्छा एग्जामिनर होता है वो आपके आउटलाइन से अंदाज़ा कर लेता है कि किन किन ग्राउंड्स पर डिस्कशंस करनी है। अगर ग्राउंड्स उसको इफ़ेक्टिव नज़र आए तो वो आपके ऐसे जो है उसको चेक करता है, और अगर उसको ये जो ग्राउंड्स आपने आउटलाइंस में लिखे हैं अगर उसको इफ़ेक्टिव नज़र ना आए तो 1 मिनट में आपके ऐसे को वो चेक करता है और एक साइड पे फेंक देता है और इस तरह आपका ऐसे जो है उसको फेल कर देता है। तो इस तरह आउटलाइन जो है इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। अगर आपने आउटलाइन अच्छी लिख ली तो यकीनन आप ऐसे भी बहुत अच्छा लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक गाइडिंग टूल है। तो अभी मैं आप लोगों को आउटलाइन लिखने का तरीक़ेकार बताऊंगा, लेकिन आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि टीचर आपको सिर्फ रूल्स बताता है, प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। आउटलाइन किताब की कंटेंट की तरह होती है। तो आउटलाइन जो है उसको स्टार्ट कहाँ से करती है, यानी कहाँ से हम आउटलाइन को स्टार्ट करेंगे, तो इसमें सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। तो हम आउटलाइन को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर इसमें तीसरी स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे और इसके बाद बड़ी पैराग्राफ्स लिखेंगे और आखिर में कंक्लूजन्स लिखेंगे। तो मैं आपको एक ऐसे का आउटलाइन दिखाता हूँ। तो मैंने लास्ट में एक ऐसे लिखी है जिसका आउटलाइन मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये मैंने एक आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल ऐसे लिखी है जिसका आउटलाइंस ये है। तो ये एक ऐसे है, ये लास्ट में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आउटलाइंस जो है सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन आता है। तो इंट्रोडक्शन में हम तीसरी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर तीसरी स्टेटमेंट के बाद हम बड़ी पैराग्राफ्स, पहले इसके बाद हम ओवरव्यू पैराग्राफ लिखेंगे और इसके बाद बड़ी पैराग्राफ्स शुरू हो जाते हैं और बड़ी पैराग्राफ के बाद लास्ट में कंक्लूजन्स होता है। तो इस तरह एक ऐसे का तरीक़ेकार ये है कि हम इस प्रोसीजर पर जाएंगे। तो अभी हम इंट्रोडक्शन की तरफ आते हैं। तो इंट्रोडक्शन जो है, इंट्रोडक्शंस आउटलाइन के बाद हम इंट्रोडक्शन को लिखेंगे। तो स्टार्ट योर इंट्रोडक्शन विद ग्रैबर।
ये एक ग्रैबर स्टेटमेंट होता है, इससे आपने इंट्रोडक्शन को शुरू करना है। इंट्रोडक्शन इज बेसिकली अ समरी ऑफ एन एसे। ऑल ऑफ योर आउटलाइन इज मेंशन इन इंट्रोडक्शन इन अ परफेक्ट एंड प्रिसाइज मैनर। यू कैन say your introduction of an essay a mini essay. Also we mention thesis statement in introduction. तो लास्ट में आप लोगों को इंट्रोडक्शन जो है उसको प्रॉपरली आप लोगों को प्रैक्टिकल सिखाऊंगा कि किस तरह आपने इंट्रोडक्शन को लिखना है। तो आउटलाइन लिखने के बाद आपका ऐसे शुरू हो जाता है और आउटलाइन के बाद आपको कोई हेडिंग नहीं देनी है। तो आउटलाइन के मुकम्मल होने के बाद आपका ऐसे शुरू होगा इंट्रोडक्शन से। तो अपना ऐसे को अटेंशन ग्रैबर से स्टार्ट करें। ये कोई कोटेशन हो सकती है या कोई आयत या हदीस हो सकती है। ये अटेंशन ग्रैबर जो है ये उस ऐसे से रिलेटेड होनी चाहिए। इसके बाद अपने आउटलाइन का क्रक्स लिखना है और इस इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में। तो इस तरह ये जो आउटलाइन का क्रक्स है आपने इस इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में सारे लिखने हैं जिस तरह इस ऐसे में लिखा है। तो इस तरह मैं इस ऐसे में आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा कि किस तरह आपने ये इंट्रोडक्शंस का जो आउटलाइंस का जो हेडिंग है इसको आपने किस तरह इंट्रोडक्शन में लिखने हैं। तो मैं आप लोगों को ये लास्ट में बताऊंगा क्योंकि वो सारा ऐसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इंट्रोडक्शन जो है वो 220 टू 250 अल्फाज का होना चाहिए। तो इसके बाद तीसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो आते हैं तीसरी स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तीसरी स्टेटमेंट जो है इट इज़ सिंपली अ स्टांस ऑन अ टॉपिक। ये किसी टॉपिक पर स्टांस होता है, वेरीज फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक एंड इट शुड बी जनरलाइज। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि तीसरी स्टेटमेंट जो है वो जनरलाइज होनी चाहिए। यानी अगर आप इसमें फिक्स करेंगे तो आप बाउंड हो जाओगे और आप डिफरेंट एरियाज को ऐड नहीं कर सकते हैं। तो हम इसमें प्रैक्टिकल भी बताएंगे कि आपने किस तरह इसको जनरलाइज लिखना है। तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट एक ऐसे जो है उसको आपने इस तरह लिखना है कि पहले इसको व्हाट लिखेंगे कि एक ऐसे का व्हाट किया है, व्हाट इज़ टॉपिक ऑफ ऐसे। इसके बाद आप वाई लिखेंगे, वाई देयर इज़ अ नीड टू राइट एन ऐसे ऑन दिस टॉपिक। और लास्ट में हम आपने हाउ लिखना है, that what are the solutions of above ऐसे। तो इस तरह एक तीसरी स्टेटमेंट जो है वो इस तरह आपने इन तीन चीज़ों से मिलाकर लिखना है। सबसे पहले आपने what लिखना है, इसके बाद why लिखना है और लास्ट में how लिखना है। तो ये टॉपिक है डेवलपिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान। इस पर हम प्रैक्टिकल जो है वो तीसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। आप इसकी तीसरी स्टेटमेंट अब हमने बनानी है। तो तीसरी स्टेटमेंट इसमें सबसे पहले व्हाट आता है। तो आपसे टॉपिक को तो आप अपने टॉपिक को समझना है कि इस टॉपिक का व्हाट किया है, यानी ये टॉपिक हमसे क्या मांगती है। तो इसमें उसने टॉपिक से ये तो मैंने उस टॉपिक से ये अहज़ किया कि पाकिस्तान में टूरिज़म जो है वो मौजूद है लेकिन वो डेवलप नहीं है, उसको डेवलप होना चाहिए। यानी वो असल में ये पूछना जा रहा है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में टूरिज़म को डेवलप नहीं दे रहा। तो अब उसको समझने के बाद वाई यानी टूरिज़म की कोई अहमियत है पाकिस्तान में जिसकी वजह से आपको इस पर ऐसे लिखवाना मुनासिब समझा। तो इस तरह आपने वाई भी लिखना है। तो यकीनन टूरिज़म जो है इसकी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अहमियत है क्योंकि वो हमारी माली हालत को मजबूत कर सकता है और ना सिर्फ माली हालत बल्कि और भी जो डिफरेंट लाइक सोशल, इकनॉमिक, पॉलिटिकल और भी जो एरियाज़ है उसको मजबूत कर सकते हैं। जिस तरह स्विट्ज़रलैंड जो है वो एक छोटा सा मुल्क है और सारा के सारा यानी 90%
राउंड अबाउट टूरिज्म पे चलता है। इस तरह पाकिस्तान भी सबसे पहले टूरिज्म की वजह से अपना कर्जा उतार सकता है और इसके बाद डेवलपमेंट की राह पर गमजन हो सकता है। और इस तरह सिर्फ माली हालत भी नहीं बल्कि सोशल, एजुकेशनल वगैरह भी इम्प्रूव होगा पाकिस्तान का। इसके बाद हाउ को आपने लिखना है, तो यहाँ पर जनरल में सॉल्यूशंस या सजेशंस बताएंगे। तो जनरल में हमने ये सॉल्यूशंस बताने हैं। तो अभी प्रैक्टिकली इस टॉपिक को हमने समझना है कि इस टॉपिक पर तीसरी स्टेटमेंट किस तरह लिखेंगे। तो सबसे पहले वर्ड को समझना है, डेवलपिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान। तो इसका वर्ड ये है, पाकिस्तान इज अ कंट्री गिफ्टेड विद ब्यूटीफुल प्लेसेस फॉर टूरिज्म बट नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड बाय कंसर्न्ड अथॉरिटी। यानी ये जो डेवलपिंग टूरिज्म्स है, पाकिस्तान में टूरिज्म मौजूद है लेकिन उसको इम्प्रूव नहीं किया गया है, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया है। तो ये हमारा तीसरी स्टेटमेंट में जो है ये वर्ड हो गया, यानी टॉपिक का वर्ड हो गया कि ये जो टॉपिक है ये किस पर दिया गया है। तो उसको हमने समझा और उसको इस तरह लिख लिया। अभी वाई को हम डिस्कस करेंगे कि क्यों हमें इस पर ऐसे लिखना पड़ता है, यानी इसकी अहमियत क्या है। तो टूरिज्म इन पाकिस्तान वुड स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। ये टूरिज्म जो है ये पाकिस्तान का स्टेटस जो है उसको स्ट्रेंथन करेगा। तो हमने वहाँ पे कहा था कि ये जो तीसरी स्टेटमेंट होगा वो जनरलाइज होगा। तो जनरलाइज का मतलब ये है कि हम उसको जनरल लिखेंगे और पर्टिकुलर नहीं लिखेंगे। यानी अगर हमने यहाँ पे लिख लिया द टूरिज्म इन पाकिस्तान वुड स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, तो हम बाउंड हो जाएंगे और सिर्फ इकोनॉमी का जो सेक्शन है उसको हम टच करेंगे और दूसरे एरियाज को टच नहीं कर सकते। तो इस तरह हमने ये जनरल लिखना है। और अगर हमने ये कहा कि टूरिज्म इन पाकिस्तान वुड स्ट्रेंथन द सोशल स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, तो हमें सिर्फ सोशल स्टेटस को यहाँ पे लिखना पड़ेगा और एरियाज को हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह हमने ये जनरलाइज रखना पड़ेगा। तो टूरिज्म इन पाकिस्तान वुड स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्टेटस इंप्रूव करेगा, स्ट्रेंथन करेगा। तो अभी ये जनरलाइज है, इसमें हम अपने ऐसे में अब इकोनॉमिक एरियाज को भी टच कर सकते हैं, सोशल को भी, एजुकेशनल को भी और पॉलिटिकल को भी। तो डिफरेंट एरियाज को अब हम टच कर सकते हैं। तो हाउ में हम ये लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू डेवलप टूरिज्म वेरियस मेजर्स शुड बी टेकन इन रूल, लेटर एंड स्पिरिट। तो हमने हाउ में जनरल सॉल्यूशंस दिए कि इस तरह हम अपने टूरिज्म को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एक तीसरी स्टेटमेंट जो है उसको हम व्हाट, वाई और हाउ में लिखेंगे। तो वर्ड जो है वो टॉपिक का यानी आपने उस टॉपिक को समझना है कि ये टॉपिक क्या है, तो इसको हम वर्ड में लिखेंगे। इसके बाद आप वाई लिखेंगे कि यानी इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी वजह क्या है, ज़रूरत क्या है कि एग्जामिनर ने हमसे मांगा कि आप इस टॉपिक पर ऐसे लिख ले। और हाउ में हम जनरल सॉल्यूशंस देंगे। तो ये हमारा हो गया तीसरी स्टेटमेंट। इसके बाद है बड़ी पैराग्राफ्स। तो बड़ी पैराग्राफ जो है क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पैराग्राफ इज एक्सप्लेन ऑन पेज नंबर 4। तो हमने आप लोगों को यहाँ पे बताया था बड़ी पैराग्राफ। तो बड़ी पैराग्राफ जो है वो इसके ये रूल्स है कि पहले इसका टॉपिक सेंटेंस होता है, इसके बाद एक्सटेंशन ऑफ टॉपिक सेंटेंस होता है, इसके बाद आपने उसको एक्सप्लेन करना है और इसके बाद एग्जाम्प्लिफिकेशंस देनी पड़ेगी और लास्ट में उसको आप कंक्लूड करेंगे। तो ये हो गया आपका बड़ी पैराग्राफ्स। तो ऐसे जो है इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी पैराग्राफ्स होते हैं। यानी नंबर फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन पैराग्राफ होता है, इसके बाद बड़ी पैराग्राफ्स शुरू हो जाते हैं और लास्ट में कंक्लूजन पैराग्राफ होता है। तो बड़ी पैराग्राफ जो है उसका स्टैंडर्ड तरीका मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है। नोट, देयर इज नो पैराग्राफ ऑन मेन हेडिंग। आपने मेन हेडिंग पर कोई पैराग्राफ नहीं लिखना है। ऑलवेज राइट अ पैराग्राफ ऑन सब हेडिंग एंड कनेक्ट अ टॉपिक सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ विद मेन हेडिंग। यानी आपने कोई जो मेन हेडिंग है उस पर आपने बड़ी पैराग्राफ नहीं लिखना है, बल्कि आपने जो है
पैराग्राफ लिखना है, वो जो नीचे सब हेडिंग्स होते हैं उस पर आपने पैराग्राफ लिखना है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को ये एक एग्जांपल्स देता हूँ। चैलेंजेस फेस्ड बाय रूरल कम्युनिटीज़, ये हमारा हो गया टॉपिक सेंटेंस, यानी ये मेन हेडिंग हो गया। तो आपने इस मेन हेडिंग पर कोई बड़ी पैराग्राफ नहीं लिखना है, बल्कि आपने बड़ी पैराग्राफ जो लिखना है वो पहले इस सब हेडिंग पर लिखना है, वाटर स्कैर्सिटी, इसके बाद दूसरे पे लिखना है, इसके बाद तीसरे पे, इसके बाद चौथे पे और इसके बाद लास्ट पे। तो ये जो बड़ी पैराग्राफ्स होते हैं ये सब हेडिंग पर लिखे जाते हैं और मेन हेडिंग पर नहीं लिखा जाता, यानी उसको हम सिर्फ मेन हेडिंग से कनेक्ट करेंगे। तो इसको हम इस तरह कनेक्ट कर सकते हैं, दैट वाटर स्कैर्सिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज फेस बाय द रूरल कम्युनिटीज़। तो इस तरह हमने इसको मेन हेडिंग के साथ कनेक्ट किया और इस पर अब ये आपका टॉपिक सेंटेंस हो गया इस पहले पैराग्राफ का। तो इस तरह आप इस टॉपिक सेंटेंस को आप एक्सटेंड करेंगे, फिर एक्सप्लेनेशंस देंगे, एग्जाम्प्लिफिकेशंस और लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो ये आपका इस वाटर स्कैर्सिटी पर एक पैराग्राफ हो गया। तो आपने जो है ना उस जो हेडिंग है मेन हेडिंग, उस पर कोई पैराग्राफ नहीं लिखना, बल्कि सब हेडिंग पर आपने पैराग्राफ लिखने हैं। तो अभी आते हैं ये जो बड़ी पैराग्राफ्स है वो आपने उस सब हेडिंग्स पर लिखने हैं। नोट देयर इज़ नो हेडिंग विद इन एन ऐसे। ऐसे में ऐसे जब शुरू हो जाता है तो इसमें हेडिंग्स नहीं होते। डिफ्रेंशिएट योर पैराग्राफ्स बाय 2 इंच इंडेंट। यू कांट लीव अ ब्लैंक स्पेस ऑफ 2 or more or even 1 लाइन। तो आपने अपने ऐसे में जो है इसमें कोई हेडिंग नहीं लिखनी है, बल्कि आपने जो पैराग्राफ्स है उसको एक स्पेस के ज़रिए आप जुदा कर सकते हैं और आपने कोई ऐसे में जो है ना हेडिंग नहीं देनी है। तो ये बात भी जहन में रख ले। इसके बाद आते हैं कंक्लूजन की तरफ। ऐसे का जो कंक्लूजन होता है, व्हेन यू स्टार्ट द कंक्लूजन पैराग्राफ देन गिव अ क्लियर इंडिकेशंस दैट दिस इज योर कंक्लूजन पैराग्राफ। तो आपका जो कंक्लूजन पैराग्राफ होता है उसमें आपने क्लियर इंडिकेशंस देनी पड़ेगी एग्जामिनर को कि मेरा ऐसे जो है वो कंक्लूड हो रहा है और ये कंक्लूजन पैराग्राफ है। तो आप वो किस तरह करेंगे, वो इस तरह होगा दैट यू कैन स्टार्ट द कंक्लूजन पैराग्राफ विद वर्ड्स लाइक conclusions, in conclusion, conclusively, or summing up the arguments are in nutshell। तो इस तरह हम अपने ऐसे को जो है ना उसको कंक्लूड कर सकते हैं इस वर्ड्स के साथ। तो आपने एग्जामिनर्स को ये याद दहानी देनी है कि आपका ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये कंक्लूजन पैराग्राफ है और इसको आपने इन अल्फाज से शुरू करना है। Never use words like finally, at last, in the end, in short, etc. क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये जो आपका राय है ये फाइनल है और ये इसके अलावा कोई रह नहीं गया है। तो इस तरह आप इन द एंड या ऐसे अल्फाज नहीं बोलने हैं। तो इस तरह आप कंक्लूसिवली, समिंग अप द आर्गूमेंट और इन न्यूट्रल, इस अल्फाज का मतलब ये है कि आपके यहाँ और भी बहुत ज़्यादा कुछ इस ऐसे के बारे में मटेरियल मौजूद है, लेकिन आपके यहाँ टाइम जो है इसकी कमी है और इस तरह आप ये जो आर्गूमेंट्स आपने लिखे हैं इसको आप इस तरह कंक्लूड करते हैं। तो इस तरह ऐसे में आपने ये बताना है कि मैं अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड करता हूँ क्योंकि मेरे पास और टाइम नहीं है। और आपने ये अल्फाज हरगिज़ नहीं लिखना है लाइक फाइनली, एट लास्ट, इन द एंड, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि ये आपके जो कंक्लूजन्स है ये पत्थर पर लकीर है। तो ये अल्फाज एग्जामिनर्स को अच्छे नहीं लगते हैं। तो राइट डाउन थीसिस स्टेटमेंट विद चेंजिंग वर्ड्स। तो आपने कंक्लूजन्स में थीसिस स्टेटमेंट भी लिखेंगे विद लिटिल बिट चेंजिंग वर्ड्स एंड
नॉट इन एग्जैक्ट वर्ड्स। आपने वही तीसरी स्टेटमेंट जो ऊपर लिखी है उसको इसी तरह नहीं लिखना है, बल्कि विद सम मॉडिफिकेशंस आप कंक्लूजन्स में उसको ऐड करेंगे। देन वर्ड अप द टॉपिक विद अ रे ऑफ होप। तो आपने आपका जो ऐसे है, यानी जो ऐसे का कंक्लूजन्स है उसको आप वाइंड अप करेंगे विद अ रे ऑफ होप, यानी आप होप देंगे एग्जामिनर्स को कि ये जो मसला है उसको अगर गवर्नमेंट्स ने ये स्टेप लिए तो ये हल हो सकता है। तो इस तरह आपने एक रे ऑफ होप देना है लास्ट में। अभी ऐसे में जो है हम एक मॉडल को अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं जीपेस्ट मॉडल। जी से बनता है गवर्नेंस, पी से पॉलिटिक्स, ई से इकोनॉमी और एस से सोसाइटी और टी से टेक्नोलॉजी। तो इस तरह ये मॉडल जो है ये हम ऐसे में आउटलाइन लिखने में ये हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह वो ऐसे जो है वो एक स्टैंडर्ड ऐसे बन जाता है और इस तरह वो एक अच्छे तरीके से हम उसको लिखते हैं और एग्जामिनर जो है वो उसको ये तरीका जो है वो पसंद आ जाता है। तो ये जो है उसको हमने सब हेडिंग पर अप्लाई करनी है, यानी जो मेन हेडिंग है इसमें जो सब हेडिंग्स होते हैं इस पर हम ये अप्लाई करेंगे। तो अभी उसको हम प्रैक्टिकल आपको ये समझाएंगे। एक टॉपिक है हमारे यहाँ, ये इस टॉपिक पर मैंने आप लोगों के लिए ये आउटलाइंस बनाए हैं। ऊपर जो हमने वो बयान की, जो तरीक़ेकार, जो रूल्स रेगुलेशंस हमने बयान किए उस पर ये एक प्रैक्टिकल आउटलाइंस मैंने बनाए हैं। तो टॉपिक जो है वो है एग्रीकल्चर एंड रूरल कम्युनिटी इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में एग्रीकल्चर और रूरल कम्युनिटी के बारे में ये ऐसे है, डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकानमी। तो पाकिस्तान इकानमी में इसका क्या रोल है, चैलेंजेस फेस बाय रूरल कम्युनिटीज़। रूरल कम्युनिटीज़ जो है वो कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उसे, और लास्ट में आपने स्ट्रेटजीज देने हैं एंड स्ट्रेटजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। और रूरल डेवलपमेंट्स के लिए आपने स्ट्रेटजीज देने है कि कौन से स्ट्रेटजीज है जिसकी वजह से उसके चैलेंजेस को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आउटलाइंस शुरू हो गए। आउटलाइंस जो है इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। तो इंट्रोडक्शन जो है इसमें आप तीसरी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो तीसरी स्टेटमेंट जो है उसको हमने ऊपर जो तरीक़ेकार बताया कि इसमें व्हाट, वाई और हाउ का मॉडल पाया जाता है, तो हम इसमें इस तरह अब ये बयान करेंगे। हमारा ऐसे जो है वो ये है। तो इस तरह हम तीसरी स्टेटमेंट में इसका व्हाट ये लिखेंगे, एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। तो हमारे एग्जामिनर जो है उसने हमसे ये मांगा है कि आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है इस पर हमारे लिए एक ऐसे लिख ले। तो इस तरह हमारा जो व्हाट है वो इस तरह बन गया कि ये एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। अभी इसकी वाई है, यानी क्या ज़रूरत थी, क्या इम्पोर्टेंस है जिसकी वजह से एग्जामिनर्स ने हमसे ये मांगा कि आप इस पर ऐसे लिख लें। तो वाई में हम लिखते हैं इट कुड स्ट्रेंथन द स्टेटस ऑफ पाकिस्तान। लाइक अगर हमने एग्रीकल्चर पर काम किया तो पाकिस्तान का जो स्टेटस है उसको हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और लास्ट में हम हाउ देंगे, यानी इन ऑर्डर टू डेवलप दिस सेक्टर वेरियस मेजर्स शुड बी टेकन इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट। तो हमने जनरल में इसका सॉल्यूशंस बताए कि जनरल्स में हमें अगर सॉल्यूशंस, ये चीज़ें गवर्नमेंट ने इस पर काम किया तो इस तरह ये जो सेक्टर है इसको हम डेवलप कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हमने तीसरी स्टेटमेंट लिख लिया। इसके बाद ओवरव्यू का जो पैराग्राफ होता है जिसको हम क्रंच पैराग्राफ भी कह सकते हैं, वो ये है कि एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी इन पाकिस्तान। तो हमने इसके बारे में ये ओवरव्यू देना है। टॉपिक जो है वो ये है एग्रीकल्चर एंड रूरल इकोनॉमी इन पाकिस्तान। ये हमारा ओवरव्यू टॉपिक बन गया। तो इस पर हमें अबाउट 5% लिखना है सारे ऐसे का। इसके बाद जो है डिस्कस द रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकोनॉमी एक्सेट्रा। तो अभी हम ये लिखेंगे रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन पाकिस्तान इकोनॉमी। तो एग्जामिनर ने हमें ये मांगा है अभी कि इसका रोल क्या है एग्रीकल्चर का इन पाकिस्तान इकोनॉमी। पहले उसने हमें एक ओवरव्यू
मांगा, इसके बाद इसका रोल मांगा कि इसका क्या रोल है पाकिस्तान इकानमी में। तो इसका रोल जो है, इट कंट्रीब्यूट्स टू पाकिस्तान जीडीपी, ये पाकिस्तान की जीडीपी में कंट्रीब्यूशंस करता है। और इसके बाद प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद चौथा जो वो मांग रहा है वो ये है कि चैलेंजेस फेस बाय रूरल कम्युनिटीज़, वो कौन से चैलेंजेस है जो रूरल कम्युनिटीज़ उसको फेस करते हैं। तो अब ये है चैलेंजेस फेस बाय रूरल कम्युनिटीज़। फर्स्ट है वाटर स्कैरसिटी, प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड मार्केट एक्सेस, land distribution system and ownership, socio-economic problems, lack of modern technologies and education। तो ये challenges जो है ये रूरल कम्युनिटीज़ फेस करते हैं इन एग्रीकल्चर। तो इस तरह हमने ये चैलेंजेस भी बताए। इसके बाद लास्ट में एग्जामिनर जो है वो हमसे ये मांगता है स्ट्रेटजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी वो कौन से स्ट्रेटजीज है जिसकी वजह से वो रूरल इकानमी जो है, एग्रीकल्चर इकानमी, वो स्ट्रेंथन हो सकती है। तो हमने ये स्ट्रेटजीज अभी देने पड़ेंगे। तो स्ट्रेटजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट में इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट, ये यानी हमने जो ये मसले बयान किए सिर्फ उसको इस तरह बयान करेंगे कि अगर ये हो सके तो फिर ये मसला ख़त्म हो सकता है। तो आसान अल्फाज में चैलेंजेस वाटर स्कार्सिटी का चैलेंज है। तो इस तरह हम अगर इम्प्रूव वाटर मैनेजमेंट करें तो ये वाटर स्कार्सिटी जो है उसका टेंशन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद है प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड मार्केट एक्सेस, ये है अगर हम ये करें एनहेंस मार्केट एक्सेस एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइस, अगर हम मार्केट एक्सेस आसानी से किसानों को करें और इस तरह प्राइस जो है मार्केट में उसको फिक्स करें तो ये दूसरा मसला भी ख़त्म हो सकता है। तीसरा मसला जो है वो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ओनरशिप का सिस्टम है। तो इस तरह हम उसको इम्प्लीमेंटिंग लैंड रिफॉर्म्स के ज़रिए हम इसको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो ये भी स्ट्रेटजीज है। चौथा जो मसला है वो सोशियो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स है। सोशियो इकनॉमिक प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि हमारे सोसाइटी में फीमेल जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं ज़मीनों में, काश्तकारी में वगैरह। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स हो गया। इस तरह इकनॉमिक हमारे लिए खाद वगैरह के लिए किसानों के पास पैसे नहीं होते, तो इस तरह इकनॉमिक प्रॉब्लम हो गया। तो ये जो है ये प्रॉब्लम्स है, यानी ये चैलेंजेस है फॉर एग्रीकल्चर। तो इस तरह ये हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एड्रेसिंग सोशियो इकनॉमिक इशू अगर हमने एड्रेस किया तो हम ये इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये लास्ट जो चैलेंज है लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशंस, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है इसकी कोई यूज़ नहीं है। तो इस तरह अगर हम इसको यूज़ करें तो इस तरह डियर व्यूअर्स हमारा ये स्ट्रेटजीज भी हो गए और लास्ट में हम अपने एसी को कंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को अभी जीपेस्ट मॉडल जो है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जीपेस्ट मॉडल जो है इसमें हमें पहले गवर्नेंस के बारे में लिखना पड़ेगा। तो चैलेंजेस फेस बाय रूरल कम्युनिटीज़ में पहले जो है वाटर स्कैरसिटी, ये हमारा गवर्नेंस मसला है, यानी वो नदी नालियों का सिस्टम अच्छी तरह बना ले और इस तरह डैम्स बना ले, तो इस तरह ये मसला एड्रेस हो सकता है। तो ये चैलेंज जो है ये गवर्नेंस के हवाले से है। दूसरा जो है जीपेस्ट में वो है पॉलिटिकल। तो प्राइसेस फ्लक्चुएशंस एंड मार्केट एक्सेस जो है इसको हम पॉलिटिकल कह सकते हैं। तो ये एक पॉलिटिकल मसला है क्योंकि ये मार्केट प्राइसेस जो है ये भी डिस्टर्ब्स होते हैं, दिन ब दिन फ्लक्चुएशंस इसमें आता है। और इस तरह जो मार्केट एक्सेस होता है वो भी गवर्नमेंट का मसला हो, हम कह सकते हैं गवर्नेंस का भी ये मसला है और पॉलिटिकल भी है। तो इस तरह ये पॉलिटिकल हो गया। इसके बाद है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ओनरशिप। जीपेस्ट में गवर्नेंस है, पॉलिटिकल है, इसके बाद इकनॉमिक है। तो इकनॉमिक में जो है वो है लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ओनरशिप, ये इकनॉमिक मसला है। यानी ज़मीन जो है वो 22 ख़ानदान के हाथों में है, यानी 2% जो पाकिस्तानी है उसके हाथ में अबाउट 98% जो ज़मीन है, लैंड है, उसके हाथ में है। और जो 98% लोग हैं उसके हाथों में सिर्फ 2% लैंड है। तो इस तरह किसान जो है उसके हाथ कोई लैंड नहीं है, तो इस तरह वो इंटरेस्ट नहीं लेते, यानी ये इकनॉमिक मसला हो गया।
तो जीपेस्ट में इकोनॉमिक भी हो गया। इसके बाद सोशल, जीपेस्ट में इसके बाद सोशल आता है, तो सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी हमने यहाँ पे पुट किए हैं। और लास्ट में हमारा टेक्नोलॉजिकल आता है, तो लैक ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, ये एलिमेंट भी हमने पुट किया। तो ये जो आउटलाइंस है इसमें हमने जीपेस्ट मॉडल को अप्लाई किया। तो इस तरह आप इससे ये सीख सकते हैं और अपने ऐसे में ये उसको पुट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम ऐसे का जो प्रॉपर ऐसे जो है वो इस जगह से शुरू होता है, यानी आपने ये आउटलाइंस लिख लिए, इसके बाद आपका प्रॉपर ऐसे शुरू हो जाता है। तो ये आउटलाइन के जो अल्फाज है वो ऐसे में काउंट नहीं होते। आपका ऐसे का जो काउंटिंग है अबाउट 2500 अल्फाज इसमें होते हैं। तो आपका 2500 टू 3000 अल्फाज CSS में वो इस जगह से काउंट हो जाते हैं। तो अभी आपने यहाँ पे मैंने आप लोगों को कहा कि आपने कोई हेडिंग नहीं लिखनी है। तो इंट्रोडक्शन को इस तरह लिखना है कि आपने आउटलाइंस जो है इसके क्रक्स लिखने हैं और लास्ट में आपने तीसरी स्टेटमेंट पुट करनी है। तो उसको अभी समझने की कोशिश करते हैं। एज एन एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल सेक्टर्स इज अ बैकबोन इन पाकिस्तान इकानमी। ये पाकिस्तान इकानमी का बैकबोन है, because it contributed to the GDP of Pakistan and also provide employment opportunities। तो ये हमने जो तीसरा जो मेन हेडिंग था, इसके नीचे जो हमने दो सब हेडिंग्स लिखे थे वो हमने यहाँ पे पुट किए कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर है वो इसके GDP में जो है कंट्रीब्यूट करती है और इस तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये तीसरे में हमने ये पुट किया है। तो ये हमने ये इसमें पुट किया, ये दोनों सब हेडिंग्स अपने इंट्रोडक्शंस में। तो मैंने आप लोगों से कहा है कि ये जो इंट्रोडक्शंस होता है आपने आउटलाइन के जो क्रक्स होता है वो लिखना है। तो आउटलाइंस के ये दो अल्फाज इसमें पुट हो गए, ये दो लाइंस जो है वो इसमें पुट हो गए। इसके बाद हम ये चैलेंजेस जो है इसको पुट करेंगे। तो इसको किस तरह पुट करेंगे, उसको कनेक्टिंग वर्ड्स के ज़रिए कनेक्ट करेंगे। इसको भी हमने कनेक्ट किया इस लफ्ज़ के ज़रिए और ये दोनों मैंने लिख लिए। तो कनेक्टिंग वर्ड्स जो है यहाँ पे हाउ और मैंने लिख लिया, यानी वो प्रोवाइड्स कंट्रीब्यूट करती है GDP में और इस तरह एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करती है। लेकिन हम ये कनेक्टिंग वर्ड्स के जरिए आप चैलेंजेस बयान करते हैं। दैट हाउएवर देयर आर सेवरल चैलेंजेस फेस बाय रूरल कम्युनिटीज इन दिस सेक्टर सच इज। अभी हमने ये जो 5 एलिमेंट्स बयान किए हैं ऊपर, उसको अभी इसमें पुट करते हैं, यानी वो चैलेंजेस कौन से हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो नीचे गया है। तो ये चैलेंजेस जो है वो ये है, वाटर स्कैरसिटी, प्राइस फ्लक्चुएशंस एंड मार्केट एक्सेस, लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम and ownership, socio-economic problems and lack of modern technologies and educations। तो ये हमने challenges इस जगह तक लिख लिए। अभी कनेक्टिंग वर्ड के ज़रिए हमने यहाँ पे जो स्ट्रेटजीज है उसको हमने पुट किए। तो यहाँ पे हमने ये स्ट्रेटजीज बताए हैं चैलेंजेस के बाद। तो इस स्ट्रेटजीज को हम यहाँ पे एक कनेक्टिंग वर्ड के ज़रिए पुट करेंगे। तो कनेक्टिंग वर्ड जो है वो इन कंट्रास्ट हो गया, यानी पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको ये चैलेंजेस तो ज़रूर है, लेकिन उसको हल करने के लिए हमारे पास ये स्ट्रेटजीज है। तो इन कंट्रास्ट टू दिस, यानी इस चैलेंजेस के कंट्रास्ट जो है, देयर आर सेवरल स्ट्रेटजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए सेवरल स्ट्रेटजीज भी है। तो ये स्ट्रेटजीज किया है सच एज, अभी इसको जो 5 है उसको यहाँ पे बयान करने पड़ेंगे। इम्प्रूविंग वाटर मैनेजमेंट, एनहेंसिंग मार्केट एक्सेस एंड फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस, implementing land reforms, addressing socio-economic issues and use of modern technology and education। तो यहाँ तक हमने ये जो है, ये जो स्ट्रेटजीज है वो हमने पुट किए। तो इसके बाद हम अपने पैराग्राफ को, जो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, इसको हमने कंक्लूड करना है अपने तीसरी स्टेटमेंट के ज़रिए। तो कंक्लूजन्स का जो वर्ड है वो हमने आप लोगों को ऊपर लेक्चर में बताया कि आपने कंक्लूसिवली बताना है या
इन न्यूड शेल वगैरह। तो इस तरह ये कनेक्टिंग वर्ड के ज़रिए मैं इसको कंक्लूड करता हूँ अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को। तो ये इस तरह है इन न्यूड शेल। अब आपने मैंने जो थीसिस स्टेटमेंट ऊपर लिखा है उसको यहाँ पे पुट किया है। एग्रीकल्चर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर इन इकोनॉमी ऑफ Pakistan. It could strengthen the status of Pakistan. In order to develop this sector, the above measure should be taken in true letter and spirit. तो ये जो above measures मैंने बताए, strategies बताए गवर्नमेंट को, अगर वो इसको इम्प्लीमेंट करे तो इस तरह ये इम्प्रूव हो सकता है। तो हमने कंक्लूजन्स में हमने उसे इस तरह कंक्लूड किया अपने इंट्रोडक्शन पैराग्राफ को। तो इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। और एक बात ये है कि ये जो आउटलाइंस है उसमें आपने कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है, क्योंकि ये सेंटेंसेस में नहीं होते बल्कि ये क्लासेस में होते हैं और फ्रेजेस में होते हैं। तो इस तरह ये लास्ट में आपने यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है, बल्कि इसी तरह छोड़ देना है जिस तरह मैंने छोड़ दिया है। लाइक आप देख सकते हैं वाटर स्कार्सिटी। तो इस तरह ये फुल सेंटेंस नहीं है, इसके पीछे हम लास्ट में फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। तो ये भी अपने जहन में रखिएगा कि जब भी आप आउटलाइन बनाते हो तो आप अपने आउटलाइंस में लास्ट में कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है। और अगर मेन हेडिंग में कोई क्वेश्चन मार्क आ जाए तो आप वो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सब हेडिंग में आपने कोई फुल स्टॉप वगैरह नहीं लगाना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आई होगी। तो जो स्टूडेंट्स जो है वो ऐसे जो है इसकी इवोल्यूशन चाहते हैं तो मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो ये है 0319 92 14 631। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो इस तरह मैं आप लोगों का ऐसे जो है उसको एवलुएट करूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।